हे गाइस, हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स एज वेल एज प्रेस द बेल आइकॉन so you will never miss our next video. Thank you. अगर आपने दिए हैं सीए फाइनल मई 18 एग्जामिनेशंस और आप जानना चाहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स पेपर के सजेस्टेड आंसर्स, स्टे ट्यून्ड। A very good morning to all of you guys. First of all, a very big thank you for your powerful and wonderful response on the video of analysis of financial reporting, which has now 7,600 plus views, as well as on the video of analysis of IDT paper, which has right now more than 1,400 views are there. So first of all guys, thank you for that. नाउ आज हम क्या करने वाले हैं सर? आज हम डिस्कस करने वाले हैं सजेस्टेड आंसर्स इनडायरेक्ट टैक्स पेपर के, जो इस बार आया था मई 18 एग्जामिनेशन के अंदर। इस पेपर में हम स्पेसिफिकली डील करेंगे जीएसटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको, क्योंकि कस्टम के और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे गाइज आपके प्रैक्टिस मैनुअल से या पास्ट अटेम्प्ट पेपर से। क्योंकि जीएसटी के क्वेश्चंस इस बार पूरी तरह से नए थे और पहली बार पूछे गए थे, इसलिए हम सबसे पहले जीएसटी के क्वेश्चंस को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इन डिटेल समझेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, गेट रेडी फॉर द राइड एंड हियर वी गो। सो गाइस, व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 1? योर क्वेश्चन नंबर 1A इज ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। तो क्वेश्चन नंबर 1A में हमें कैलकुलेट करनी थी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। सप्लायर थे, रेसिपिएंट था, उसने सप्लाई करी थी गुड्स की, और उस गुड्स की सप्लाई से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखी थी, और उन डिटेल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या कैलकुलेट करना था? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। ठीक है, तो अब देखते हैं सर हमारा क्वेश्चन नंबर 1A, जिसके अंदर हमें दे रखा था लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स दैट इज 76,000। बट ये जो 76,000 था, इस 76,000 में से सब्सिडी लेस हो रखी थी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि द प्राइस ऑफ 76,000 इज आफ्टर कंसिडरिंग दी सब्सिडी। तो क्योंकि सब्सिडी कहीं ना कहीं लेस हो रखी थी, और जैसा कि हम जानते हैं एज पर सेक्शन नंबर 15 हम क्या करते हैं? सब्सिडी को एड बैक करके चलते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है सेक्शन नंबर 15 का सबसेक्शन 2 का क्लॉज ई के अंदर हम नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी को ट्रांजेक्शन वैल्यू में एड बैक करते हैं, राइट। लेकिन क्वेश्चन में यह भी दे रखा था कि सप्लायर ने डिस्काउंट दिया है 3% ऑन द लिस्ट प्राइस विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, और इनवॉइस में रिकॉर्डेड लिस्ट प्राइस कितनी थी? 76,000। यानी कहीं ना कहीं 76,000 पे 3% का डिस्काउंट भी मिला होगा। तो वो डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 2280। तो उसे हम यहाँ लेस कर देंगे। उसके बाद बचते हैं आपके पास में स्पेशल पैकिंग चार्जेस, वो इसमें एड बैक होंगे, और ड्यूटी लेविड भी बाय लोकल अथॉरिटी, वो भी इसमें ऐड होगी, और ये टोटल निकलेगा आपका 87,720। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। अब सवाल उठता है सर कि क्वेश्चन में तो हमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी भी दिया था, तो हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऐड क्यों नहीं किया? सर सेक्शन नंबर 2 के हिसाब से वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का मतलब क्या होता है? यानी टैक्सेबल सप्लाईज की जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है टैक्सेबल सप्लाईज एज पर सेक्शन नंबर 15। और जब हम सेक्शन नंबर 15 में जाते हैं तो सेक्शन नंबर 15 में सीधा सीधा सर लिखा हुआ है सर कि द वैल्यू इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेस एक्सक्लूडिंग द जीएसटी। मतलब उसके अंदर सारे टैक्स जुड़ेंगे, लेकिन आपका जीएसटी मतलब आपका एसजीएसटी, आपका सीजीएसटी और आपका आईजीएसटी और आपका कॉम्पनसेशन सेस उसमें ऐड नहीं होगा टैक्सेबल सप्लाईज में। यानी एक्सक्लूडिंग जीएसटी टैक्सेबल सप्लाईज कैलकुलेट होंगी। टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब ही क्या होता है? जिस पर टैक्स लगेगा। तो हम पहले ही टैक्स कैसे ऐड कर सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, तो यहां पर हमने कैलकुलेट करी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज गाइज विदाउट एडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में था क्वेश्चन नंबर 1B, और क्वेश्चन नंबर 1B आपके पास किसका था? क्वेश्चन 1B आपके पास में था आईटीसी सेट ऑफ। आईटीसी सेट ऑफ कराना है। इसका रूल क्या था हमारे पास में? CIS, यानी कि सबसे पहले सीजीएसटी का सीजीएसटी के लिए, आईजीएसटी का आईजीएसटी के लिए, एसजीएसटी का एसजीएसटी के लिए, और उसके बाद अगर आईजीएसटी का बच जाता है तो पहले सीजीएसटी के लिए और फिर एसजीएसटी के लिए। देखते हैं गाइस सॉल्यूशन।
तो जैसे जैसे मैं चलूँ आपको वैसे वैसे मेरे साथ चलना है। सबसे पहले देखेंगे हम रिसीवेबल साइड। रिसीवेबल साइड में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था CGST का 40,000 रुपीज़। फिर मैंने प्रोडक्ट ए को क्या करा, परचेस करा, तो मैंने टैक्स पे करा। टैक्स पे कितना करा, 12,000, तो मुझे 12,000 की क्रेडिट मिल गई। सिमिलर मैनर बी में मेरे को 9,000 की क्रेडिट मिल गई। तो मेरी टोटल क्रेडिट कितनी हो गई CGST की, 61,000। देन आफ्टर जब मैं पेबल यानी मैंने सेल करा गुड्स को, अब सेल करा तो मेरे को GST पे करना है। तो GST मेरा ए प्रोडक्ट पे बना 48,000 और बी प्रोडक्ट पे बना 18,000। तो टोटल मेरा पेबल कितना बन गया, 66,000। लेकिन मेरे पास क्रेडिट कितने की अभी रखी है, 61,000। और जैसा कि हमने कहा CGST का CGST के लिए पहले यूटिलाइज होगा, तो हम 61,000 पूरा का पूरा कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेंगे, किसमें, CGST के पेमेंट में। अब रिमेनिंग कितना बच गया, 5,000। अब यहां पर रुक जाना है अभी, बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास CGST में 5,000 का रिमेनिंग बाकी है अभी पेबल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या था, SGST का ओपनिंग बैलेंस 28,000। सिमिलरली ए और बी का हमको क्या मिल गया, क्रेडिट मिल गया 12,000, 9,000। तो टोटल हमारे पास में क्रेडिट कितना हो गया, 49,000। अब पेबल की अगर बात कर लेते हैं तो पेबल में ए प्रोडक्ट से बना 48, बी से बना 18। सिमिलरली जैसे पहले केस में था, कितना हो गया टोटल, 66,000। अब 66,000 में से क्रेडिट कितनी है मेरे पास, पहले किसका, SGST का। SGST के लिए तो पहले 49,000 में पूरा सेट ऑफ करा दूंगा, तो मेरे पास रिमेनिंग कितना बचा, 17,000। अब 17,000 रिमेनिंग है, रुक जाओ भैया, आगे आ जाओ। आगे आके देखते हैं तो क्या दे रखा है, आगे दे रखा है हमें IGST। अब IGST का ओपनिंग बैलेंस 44,600, ए 18,000, बी 14,400। तो टोटल कितना हो गया, 77,000। और इधर मेरा पेबल कितना बन रहा है, 63,000। तो 63,000 कम है और 77,000 ज्यादा है, तो हम पूरा ही सेट ऑफ करा सकते हैं। हमने पूरा 63,000 सेट ऑफ करा दिया, उसके बाद भी मेरे पास में किसका क्रेडिट बच जाएगा, IGST का क्रेडिट बच जाएगा। कितना क्रेडिट बच जाएगा, 14,000। और जब हमने देखा था कि सर IGST का क्रेडिट अगर बच जाता है तो पहले यूटिलाइज होता है किसके लिए, CGST के लिए। यानी सर CGST के लिए क्या, यस, CGST के लिए 17,000 बच गया था, उधर से 5,000 लाए और क्या एडजस्ट करा दिया, CGST एडजस्ट करा दिया। यानी CGST अब कितना हो गया, नील, यानी पेबल भी नील हो गया और CGST का क्रेडिट भी नील हो गया, यानी CGST टोटल सेटल हो गया। उसके बाद बात करते हैं 17,000 में से 5,000 चलेगा तो 5, 6, 7, यानी हमारे पास में कितना बचा, 12,000 अभी भी बचा हुआ है। तो अब वो 12,000 में कहाँ यूटिलाइज कर लूंगा, अब वो मैं यूटिलाइज कर लूंगा सर, क्योंकि मैंने इधर इतना यूटिलाइज कर लिया, कितना, 5,000। मेरे पास रिमेनिंग कितना बचा, 9,000। अब 9,000 क्योंकि मेरे पास में रिमेनिंग है, तो 9,000 में कहाँ यूटिलाइज कर लूंगा, SGST के लिए। और SGST के लिए जब मैं 9,000 यूटिलाइज कर लूंगा तो मेरे पास में SGST का पेबल कितना आ जाएगा, 8,000। और मेरा जो IGST था वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। यानी IGST पहले 5,000 किसके लिए यूटिलाइज किया, पहले यूटिलाइज किया हमने CGST के लिए, और अब बाद में हमने ये किसके लिए यूटिलाइज कर लिया, यहाँ पर SGST के लिए। और SGST के लिए जब हमने 9,000 यूटिलाइज कर लिया तो पेबल हमारे पास में कितना बच गया, 8,000। तो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन, फाइनल आंसर आपका आ गया। SGST हमें पे करना है, SGST हमें कितना पे करना है, 8,000 पे करना है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइज, ITC सेट ऑफ का क्वेश्चन था, सिंपल सा रूल लगाना था, CIS। ठीक है, नो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में किसका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है गाइज आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई का ये क्वेश्चन था सेक्शन नंबर 12 का सबसेक्शन 7 यहाँ एप्लीकेबल हो रहा था। दो ट्रांजेक्शन थे हमारे पास में, ट्रांजेक्शन नंबर 1 जिसमें अवार्ड फंक्शन की बात हुई थी। अवार्ड फंक्शन जो रखवाया गया था किसके द्वारा रखवाया गया था सर, रजिस्टर्ड पर्सन इन चेन्नई के बिहाफ पे हेल्ड कराया गया था। अब रजिस्टर्ड था तो हमने जब सेक्शन देखा था 12 सबसेक्शन 7 तो उसमें क्या देखा था, B2B और B2C, यानी अगर बायर या अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो तो B2B का केस बनता है। और B2B के केस में हमने क्या देखा था, प्लेस ऑफ द रेसिपिएंट, यानी भले ही फंक्शन आपका न्यू दिल्ली में हुआ हो, रजिस्टर्ड प्लेस यहां पर काउंट की जाएगी और हम मान के चलेंगे इसे चेन्नई। उसके बाद में हमारे पास जो सेकंड था उसमें यह भी बोला था कि एक अवार्ड फंक्शन कहां हेल्ड हुआ है, सिंगापुर। स्पेलिंग मिस्टेक थी गाइस यहां पर आपके क्वेश्चन पेपर में, वो सिंगापुर जो टाइप हुआ है, जो प्रिंट हुआ है वो पुर टाइप हुआ है, प्रिंट हुआ है PUR, जबकि एक्चुअल स्पेलिंग जो सिंगापुर की होती है वो PORE होती है। तो देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक इन द पेपर ऑफ द इंस्टीट्यूट। सिंगापुर की बात करेंगे गाइस, अगर सिंगापुर हम इंडिया के बाहर मानते हैं, हम मानते हैं या सिंगापुर की बात हो रही है PORE,
तो हम मानेंगे इंडिया के बाहर था, यानी इंडिया के बाहर के केस में हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ द रेसिपिएंट। ये भी सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 7 में लिखा हुआ है। तो उस तरीके से यहाँ पर भी आपका रजिस्टर्ड प्लेस क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड बायर था, सप्लाई जो रेसिपिएंट था वो रजिस्टर्ड था। परफेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में मैरिज फंक्शन था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल एक्टिविटी हुआ कहीं ना कहीं, और उसमें पहले केस में था कि अगर मुंबई में हेल्ड हुआ है और पर्सन क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, पर्सन कोची का है और अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में क्या होता है, प्लेस ऑफ द इवेंट यानी कि मुंबई, ठीक है। और अगर इंडिया के बाहर चला जाता है मलेशिया, तो प्लेस ऑफ द रेसिपिएंट, और प्लेस ऑफ द रेसिपिएंट क्या बन जाएगा, कोची। तो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस। B2B B2C का ध्यान रखना था। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर 7 यहां पर अप्लाई होगा। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था सर हमारे पास में, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2A, और क्वेश्चन नंबर 2A हमारे पास में था कैपिटल गुड्स का सेट ऑफ। कैपिटल गुड्स पे जो ITC मिलता है उसके सेट ऑफ की बात हमने यहां पर करी थी। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। रूल नंबर 43 आपको यहां पर आना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। हम कोशिश करेंगे रूल नंबर 43 को काफी हद तक समझने की, लेकिन स्टिल डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे, हम शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करेंगे। तो सर रूल नंबर 43 की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में दे रखा था कैपिटल गुड्स A, कैपिटल गुड्स B और कैपिटल गुड्स C, जो कि हमने न्यूली परचेज किया है। कैसे परचेज किया है, न्यूली परचेज किया है। और उसके बाद में हमारे पास इसमें 2 कैपिटल गुड्स ऐसे भी थे जो हम पिछले सालों से यूज करते आ रहे हैं, यानी पहले टाइम से यूज करते आ रहे हैं, जिसमें से कैपिटल गुड D जो है वो हम 2 साल यूज कर चुके हैं, और कैपिटल गुड्स E जो है वो हम 3 साल यूज कर चुके हैं। क्वेश्चन में हमें लाइफ दी थी 5 साल, नहीं देते तो भी हमें पता है, ये अजम्पशन होता है कि कैपिटल गुड्स की लाइफ हम 5 साल ही यहां पर मान के चलते हैं। अब बात करते हैं गाइस कैपिटल गुड्स A की। नया परचेस करा, फर्स्ट थिंग हमने नया परचेस करा, एंड द सेकेंड थिंग इज कि ये यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, टोटली एग्जेम्प्टेड, यू कैन बेटर से नॉन बिजनेस, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में शायद इसे नॉन बिजनेस ही दे रखा था। तो ये टोटली किसके लिए यूज होगा, नॉन बिजनेस के लिए यूज होगा। जी हाँ, तो नॉन बिजनेस के लिए यूज होगा तो उसकी क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगी, सीधा सीधा सा फंड है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कैपिटल गुड्स B की अगर मैं यहां पर बात करके चलता हूं, तो कैपिटल गुड्स B के केस में उसने क्या कहा है कि एक्सक्लूसिवली यूज होगा जीरो रेटेड के लिए। अब सर फटाफट से जाइए और देखिए एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन हमने देखी थी सेक्शन नंबर 2 में, जिसमें हमने देखा था कि एग्रीगेट टर्नओवर कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, आपकी सारी टैक्सेबल सप्लाईज, आपकी सारी एग्जेम्प्ट सप्लाईज और आपकी सारी जीरो रेटेड सप्लाईज। और हमने तीनों में डिफरेंस भी देखा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्जेम्प्ट एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्सेबल। एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड में डिफरेंस होता है गाइस। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है उसे नोटिफिकेशन लाकर टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया, और जीरो रेटेड वो केस होता है जहां पर टैक्स का रेट जीरो होता है। वो टैक्सेबल होता है, उस पर टैक्स लगता है लेकिन उसका रेट जीरो होता है, इसलिए टैक्स जीरो कैलकुलेट होता है। जैसे कि आपका जो एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट का केस होता है, उसमें हम इसकी बात करके चलते हैं जीरो रेटेड की। तो जीरो रेटेड अगर आप दे भी रहे हो तो भी उस पर आपको ITC मिलके चलेगा, यानी 24,000 पे हमें टोटली ITC मिलेगा। लेकिन हम इसको पर मंथ कैलकुलेट कर लेंगे, और ये पर मंथ कैलकुलेट इसलिए करना पड़ रहा है गाइस क्योंकि ये रूल नंबर 43 की डिमांड है कि आपको जितना भी ITC है पहले आप पर मंथ बेसिस पे आ जाओ। 60 कहां से आया गाइस, 5 साल है, 1 साल में कितने महीने होते हैं हमारे पास में 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स 5 ईयर्स, तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए 60। तो इसलिए हमने पर मंथ कैलकुलेट करा, 400 हमारे पास आया। अभी आप ITC अलाउड वाले कॉलम को नहीं देखेंगे, अभी हम मिडिल कॉलम पे ही काम करेंगे, आपका जो वर्किंग वाला कॉलम है उस पे ही। बात करते हैं कैपिटल गुड्स C की। कैपिटल गुड्स C अगेन 60,000 का क्रेडिट था, डिवाइड बाय 160 कर दीजिए, पर मंथ आ जाएगा। इन द सिमिलर मैनर कैपिटल गुड्स D कितने का था सर क्रेडिट, 1,20,000 का, ठीक है। लेकिन अब रूल नंबर 43 में एक बात बोल रखी है, क्या बोल रखी है, रूल नंबर 43 में ये बोला कि जितने भी सालों के लिए आप उस कैपिटल गुड्स को यूज कर चुके हो ना, जितने भी टाइम के लिए यूज कर चुके हो, एक काम करो 5% पर क्वार्टर, कितना 5% पर क्वार्टर मानकर उतना आप क्रेडिट लेस कर दो, और जितना आज बनता है उतना आप मान लो। यानी अगर आपका कैपिटल एसेट हमारे केस के अंदर कैपिटल गुड जो आपका D है वो 2 साल यूज हो चुका है। अब 1 साल में कितने क्वार्टर हुए गाइस, 4 क्वार्टर्स, और 2 साल में कितने हुए 8 क्वार्टर्स।
तो पर क्वार्टर 5%, तो 8 क्वार्टर का कितना हो गया सर 40%, 8 5 जो 40%, तो 40% हम कहीं ना कहीं 1,20,000 का क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं क्रेडिट चला गया हमारा, अभी हमें नहीं मिलेगा क्योंकि 2 साल निकल गए। अब बचे हुए 3 साल के लिए हमें क्रेडिट मिलेगा कितना, 72,000, और उसको भी हम क्या कर लेंगे 1/60। हो सकता है यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ये कहें कि सर अब 1/60 क्यों करा, क्योंकि अब रिमेनिंग पीरियड 5 साल नहीं 3 साल ही था। अब जो 72,000 का क्रेडिट जो हमारे पास में आया निकलकर, उसका रिमेनिंग पीरियड तो 3 साल ही है, फिर 1/60 हम क्यों कर रहे हैं। तो गाइज ये बात ऐसी है कि रूल में स्पेसिफिकली दे रखा है डिवाइड बाय 60। यहाँ करेक्शन होना चाहिए इस रूल के अंदर कि इसे रिमेनिंग पीरियड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि एक्ट प्रिवेल करता है और एक्ट में दे रखा है 1/60, तो हम 1/60 ही लेकर चलेंगे। परफेक्ट। उसके बाद में हमारे पास में था कैपिटल गुड्स ई, जो 3 साल यूज हो चुका है, तो अकॉर्डिंगली 5% ईच क्वार्टर का कर हम क्या कर लेंगे 1,08,000 लेस कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्रेडिट जो बचा अगले 2 सालों के लिए वो 72,000 बचा, डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया 1/60, तो ये भी हमारे पास पर मंथ आ गया। अब हम जाएंगे थर्ड कॉलम को देखेंगे, और वो है आपका आईटीसी अलाउड वाला कॉलम। ठीक है, आईटीसी अलाउड वाले कॉलम को समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास में 2 टर्नओवर दे रखे हैं। एक टर्नओवर दे रखा है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज का, और एक दे रखा है आपका टोटल टर्नओवर। एंड टोटल टर्नओवर समवेयर इंक्लूड्स द एग्जेम्प्टेड टर्नओवर। यानी अगर मैं बाइफरकेट कर दूं इस क्रेडिट को कि कितना, क्योंकि इनमें काफी ये जितने भी गुड्स हैं अब बचे हुए सी, डी और ई, ये किसके लिए यूज होने वाले हैं, कॉमन सप्लाई के लिए। कॉमन सप्लाई मतलब उसमें एग्जेम्प्टेड भी है और उसमें टैक्सेबल भी है, तो ये कॉमन सप्लाई हो गई। तो मुझे तो टैक्सेबल से मतलब है, क्योंकि एग्जेम्प्टेड के लिए जो मैं दे रहा हूं वो तो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो इसे मैं टर्नओवर बेसिस पे क्या कर दूंगा, टर्नओवर बेसिस पे मैं इसे बाइफरकेट कर दूंगा। परफेक्ट। तो देखें सर बाइफरकेट कैसे करा, मेरा जो 400 पर मंथ आ रहा था वो तो एक्सक्लूसिवली किसके लिए यूज हो रहा था, टैक्सेबल के लिए यूज हो रहा था, तो उसको तो इंटू 6/6 कर दूंगा मैं, क्योंकि मेरा टर्नओवर कितना है 6 लाख ही मेरा टैक्सेबल टर्नओवर है। तो मैंने क्या कर दिया 6/6 कर दिया। कैपिटल गुड्स सी, क्योंकि दोनों के लिए यूज हो रहा था कहीं ना कहीं, तो उसको मैंने क्या करा 6/12, ताकि मेरा टैक्सेबल पार्ट निकल जाए, जितना मुझे एक्चुअली टैक्सेबल के हिसाब से अलाउड होगा, दैट इज योर 500 पर मंथ। उसके बाद में हमारे पास कैपिटल गुड्स डी था, सिमिलर मैनर में इसे भी हमने बाइफरकेट करा, और सिमिलर मैनर में हमें कैपिटल गुड्स ई को भी बाइफरकेट करा। तो हमारे पास में टोटल आईटीसी अलाउड कितना निकल कर आ गया 2100। वेरी क्लियर क्वेश्चन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रूल नंबर 43 थोड़ा सा समझना पड़ेगा गाइस, 2 ही चीजें थी, 5% वाला एक कॉन्सेप्ट था और 1/60 वाला एक कॉन्सेप्ट था। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2A। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके सामने था क्वेश्चन नंबर 2B। क्वेश्चन नंबर 2B एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का ये क्वेश्चन था गाइस। जिन्होंने भी मेरा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन वाला वीडियो देखा था, मैंने डिटेल में सारी की सारी एग्जेम्पशन वहां पर समझाई थी, और जिन्होंने भी वो देखा था गाइस उनके पॉकेट में ये 5 मार्क्स थे। ये क्वेश्चन उनका 100% सही सॉल्व हुआ है, आप कमेंट्स बॉक्स में जाके चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम किसकी, सर इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या दे रखा था, फर्स्ट नंबर पे दे रखा था रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूज एज रेजिडेंस। यूज रेजिडेंस होना जरूरी है, भले रेंटिंग आपने करी हो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की, लेकिन अगर वो अदर देन रेजिडेंस यूज हो रहा है तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, यानी यूज एज अ रेजिडेंस होना जरूरी है। अमाउंट तो आपके पास में 18 lakhs का पूरा एग्जेम्प्ट है। यहां पर आपका लगता है पॉइंट नंबर 12। बात करते हैं पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 अब जितने भी आएंगे वो पॉइंट नंबर 13 नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 का है, उसके हैं सारे के सारे, जिसमें रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर पिलग्रिम्स दे रखा है। इसमें गाइस एक्ट में जो दे रखा है वो दे रखा है कि 999 पर डे की लिमिट है। 999 या 999 से कम है तो पूरा एग्जेम्प्ट, 1000 या 1000 से ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल, राइट। और क्योंकि यहाँ पर 1200 पर डे के बेसिस पर दिया गया है, कहीं ना कहीं वो 999 से ज्यादा है, इसलिए हम इसको पूरा टैक्सेबल करके चलेंगे। सिमिलरली हमारे पास में नेक्स्ट था जिसमें वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि 750 पर डे ही था। कल्याणम मंडपम के लिए गाइस लिमिट हो जाती है आपकी 9999 पर डे, क्योंकि वहां पर 10,000 और 10,000 से ऊपर पर हम टैक्सेबल मान के चलते हैं, क्योंकि 15,000 था तो यहां पर भी ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हमारे पास किसकी, बात करते हैं रेंटिंग ऑफ हॉल्स एंड ओपन स्पेस। वहां पर भी हमारे पास में लिमिट 10,000 की थी गाइस, क्योंकि 7500 था, एग्जेम्प्ट हो गया। सिमिलरली 9500 भी एग्जेम्प्ट होगा। और सिमिलरली आपका जो शॉप्स का केस है लास्ट वाला, जिसके अंदर आपको दे रखा है 12,000, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 10,000 से ऊपर है, और 10,000 या 10,000 से ऊपर है तो वो भी आपका यहाँ पर टैक्सेबल बन के चलेगा। और इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन था, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। टैक्सेबल सप्लाईज का टोटल जो कि है 27 lakhs
50,000.